जय हिंद। क्या हालचाल। एनसीटी आईटेप की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। और यदि आप एनसीटी आईटेप की भाषा लैंग्वेज चूज करते हैं तो हिंदी भाषा और साहित्य में संज्ञा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की भेद और संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। इसी पर ये क्लास रहेगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे संज्ञा समझ में ही नहीं आ रही, कितना भी पढ़ो कंफ्यूज हो जाता हूँ। और ये परेशानी बहुत आम है ना? जी। स्कूल में हम परिभाषाएं रट तो लेते हैं, पर वो असल में ये काम कैसे करती है वो समझ नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ परिभाषाएं दोहराना नहीं है, बल्कि संज्ञा के पीछे का जो लॉजिक है उसे समझना है, ताकि ये उलझन हमेशा के लिए दूर हो जाए। कि संज्ञा का सीधा सा मतलब है नाम, बस किसी भी चीज का नाम। यहीं से हम अपनी आज की बातचीत शुरू करेंगे। मतलब ये कोई नियमों का जाल नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक सिस्टम है। तो चलिए इस सिस्टम को क्रैक करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संज्ञा है क्या चीज। कि दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है, आपका, मेरा, इस शहर का, और तो और हमारी भावनाओं का भी। हाँ, जैसे खुशी या गुस्सा। इसी नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। तो चलिए इन नामों के प्रकारों को देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा उलझ जाते हैं। हाँ, ये 3 और 5 का चक्कर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर इसे समझने का एक आसान तरीका है। क्या? सोचिए, जातिवाचक संज्ञा एक बड़ा सा फोल्डर है। ठीक है। जिसका नाम है चीजें। उस फोल्डर के अंदर सेना और सोना जैसे सब फोल्डर हो सकते हैं। अच्छा। कुछ व्याकरण विशेषज्ञ कहते हैं कि सब कुछ एक ही बड़े फोल्डर में रखो। सब जाति ही तो है, लेकिन सीखने वालों के लिए अलग अलग सब फोल्डर बनाना, मतलब समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अलग से समझना। हाँ, उनको अलग से समझना चीजों को ज्यादा साफ कर देता है। वाह, ये फोल्डर वाली बात तो कमाल की है। इससे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो चलिए इसी तरीके से एक एक फोल्डर को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा फोल्डर जातिवाचक संज्ञा, या जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। जी, ये वो नाम हैं जो किसी पूरी श्रेणी या जाति को दिए जाते हैं, किसी एक खास सदस्य को नहीं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत। जब मैं नदी कहता हूं तो ये दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है। ये एक सामान्य या कॉमन नाम है। अच्छा, तो शायद यहीं पर हमारे श्रोता को सबसे ज्यादा उलझन होती होगी, क्योंकि अगला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा वो ठीक इसका उल्टा है। सही पकड़ा आपने। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन उस पूरी श्रेणी में से किसी एक खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का अपना नाम है। नदी अगर जातिवाचक है तो गंगा और कावेरी व्यक्तिवाचक है। बिल्कुल। शहर अगर जातिवाचक है तो आगरा और दिल्ली व्यक्तिवाचक है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जातिवाचक हमें बताता है कि हम किस दुकान में हैं, जैसे फलों की दुकान, और व्यक्तिवाचक बताता है कि हम कौन सा सामान उठा रहे हैं, सेब या केला। लेकिन रुकिए, क्या सेब व्यक्तिवाचक होगा या वो भी एक जाति है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यही व्याकरण का असली मजा है। सेब अपने आप में एक जाति है। अच्छा। लेकिन अगर आप किसी खास किस्म के सेब की बात करें, जैसे किन्नौर का सेब, तो आप उसे विशेष बना रही हैं। असल में यह सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है। तो क्या है? यह सोचने का एक तरीका है। जब हम किसी चीज को जातिवाचक, जैसे लड़का, से व्यक्तिवाचक मतलब राम बनाते हैं, तो हम उसे भीड़ से निकालकर एक पहचान देते हैं। अगर सिर्फ जातिवाचक संज्ञा होती तो हम कहते एक सैनिक लड़ा। जी। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें कहने की ताकत देती है कि मेजर विक्रम बत्रा लड़े। जी। इससे इतिहास बनता है, भावनाएं जुड़ती हैं। बिल्कुल। बिना व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमारे पास इतिहास नहीं, सिर्फ आंकड़े होते हैं। ये भाषा को व्यक्तिगत और सटीक बनाती है। ताजमहल आगरा में है। हम किसी भी इमारत की बात नहीं कर रहे, हम एक खास स्मारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उन चीजों की बात कर ली जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे लोग, नदियां और शहर। पर उन चीजों का क्या जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी की ईमानदारी या बचपन की यादें? व्याकरण में इनके लिए क्या जगह है? इनके लिए एक पूरा अलग और बहुत ही खूबसूरत फोल्डर है, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये उन चीजों, गुणों, अवस्थाओं और भावनाओं के नाम हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हम उन्हें छू नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। जैसे दिए गए शब्द हैं बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, क्रोध। ये सब असली हैं लेकिन ठोस नहीं है। वाक्य में इसका उदाहरण है,
ताजमहल की सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। बात तो सही है। यही भाववाचक संज्ञा की ताकत है। ये अदृश्य को नाम देती है। इसके बिना हम सिर्फ भौतिक दुनिया के बारे में ही बात कर पाते, मेज, कुर्सी, पहाड़। लेकिन भाववाचक संज्ञा की वजह से हम अपनी भावनाओं, विचारों और अवधारणाओं को भी नाम दे पाते हैं। इसका मतलब है कि कविता, दर्शन, कानून, ये सब भाववाचक संज्ञा के बिना संभव ही नहीं है। हम न्याय, प्रेम, दुख या आजादी जैसी चीजों पर बात ही नहीं कर पाते। ये तो भाषा को सच में मानवीय बनाता है। आपने एकदम सही समझा। ये भाषा को गहराई देती है। हम सिर्फ क्या है के बारे में नहीं, बल्कि कैसा महसूस होता है के बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत खूब। तो हमारे 3 मुख्य फोल्डर हो गए: जातिवाचक, सामान्य, व्यक्तिवाचक, विशेष, और भाववाचक, महसूस करने वाली चीजें। अब उन 2 सब फोल्डर्स पर आते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ, ये दोनों जातिवाचक फोल्डर के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनका अपना खास काम है। समूहवाचक संज्ञा, जैसा नाम से ही साफ है, एक जैसी कई चीजों के समूह को एक नाम देती है। जैसे भीड़ मतलब बहुत से लोग, सेना यानी बहुत से सैनिक, परिवार, टीम, कमेटी। हाँ, उदाहरण है, आज गांव में आम सभा है। यहाँ सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। यह एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लोगों का एक जमावड़ा है। और ये भाषा को बहुत कुशल बनाती है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मैदान में 50,000 लोग थे। हम बस कह सकते हैं मैदान में भीड़ थी। एक शब्द में पूरी तस्वीर साफ। और दूसरा सब फोल्डर है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बल्कि मापते या तौलते हैं। हाँ, मापते या तौलते हैं। सही। जैसे कोई धातु, कोई तरल पदार्थ या कोई गैस है। लोहा, सोना जो धातु है, दूध, पानी, ये खाद्य वस्तुओं हो गई। और ऑक्सीजन जो गैस है, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी आप मात्रा बताती हैं, संख्या नहीं। आप एक पानी नहीं मांगते, एक गिलास पानी मांगते हैं। इसका एक उदाहरण है, मीरा का हार सोने का है। यहां सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये 5 प्रकार मिलकर दुनिया की लगभग हर चीज को नाम देने का एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। सामान्य चीजें, खास चीजें, महसूस होने वाली चीजें, समूहों में रहने वाली चीजें और पदार्थ। और ये अब इस विश्लेषण के अंतिम और मेरे हिसाब से सबसे रोचक हिस्से पर आते हैं। संज्ञा बनाई भी जा सकती है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मतलब शब्द आते कहाँ से हैं? ये एक शानदार सवाल है। सुंदरता या लड़कपन जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द, ये कहाँ से आए? क्या वे हमेशा से मौजूद थे? नहीं, जवाब है नहीं। इन्हें दूसरे तरह के शब्दों से बनाया जाता है, जो भाषा को बहुत लचीला और जिंदा बनाता है। भाषा एक बहती नदी की तरह है, जो जरूरत के हिसाब से नए शब्द बनाती रहती है। अरे वाह! मतलब लिखना, जो कि एक काम है, एक क्रिया है। हाँ, एक क्रिया है, उससे लिखावट जैसा एक नाम बन सकता है। ये तो भाषा का जादू है। नोट्स में इसके 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, जैसे मनुष्य से बना मनुष्यता और लड़का से लड़कपन। यहाँ आप एक सामान्य श्रेणी लड़का ले रही हैं और उससे जुड़ी अवस्था या गुण यानी लड़कपन का नाम बना रही हैं। आप एक कॉन्सेप्ट को जन्म दे रही हैं। दूसरा तरीका है विशेषण से भाववाचक बनाना, एडजेक्टिव से। विशेषण वो शब्द हैं जो किसी की खासियत बताते हैं। जैसे चतुर से बनता है चतुराई, मीठा से मिठास। यह भी बहुत तार्किक है। आप एक गुण चतुर को पकड़ते हैं और उसे एक अवधारणा चतुराई का नाम दे देते हैं। अब आप सिर्फ ये नहीं कह सकती कि वो चतुर है, बल्कि ये भी कह सकती हैं कि उसकी चतुराई देखने लायक थी। और तीसरा, जो शायद सबसे आम है, वो है क्रिया से भाववाचक बनाना, वर्ब से। क्रिया यानी कोई भी काम या एक्शन। जैसे पढ़ना से बनता है पढ़ाई, लिखना से लिखावत और घबराना से घबराहट। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने काम हैं, हम उतने ही नए भाव या अवस्थाएं बना सकते हैं। तो आप सभी ने अभी क्लास देखा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार, एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझा होगा। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर भी अगला वीडियो क्लासेस आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।